जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले संविधान के ऐसे टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। तो मूल संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर उसके बाद में 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, 52वां संविधान संशोधन 1985, दल विरोधी कानून। फिर उसके बाद में 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, और ये लागू हुई थी 14 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित थी। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 और लागू हुई थी 1 जून 1993 से, नगरपालिका से संबंधित थी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनयन के प्रावधान को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो संविधान का संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 के अंदर। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन था, जीएसटी लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तब क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना था, और अगली दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, और 26 नवंबर को जब हमारा संविधान अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत क्या है? अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का एक संघ है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्राप्त है? यानी कि नए राज्यों की शक्ति किसके पास है? पहली बात तो संसद के पास में। किस अनुच्छेद के अंदर है? 2 में। संसद को भारत के बाहर के किसी भी भूभाग या नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर लेता है या नया राज्य बनाने की शक्ति देता है। यानी कि भारत के बाहर का कोई हिस्सा है उसको भारत के मिला लिया जाता है, उसको नया राज्य बनाना हो, क्या शक्ति है? ये संसद के पास में शक्ति है अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम, सीमा परिवर्तन करने की शक्ति संसद के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति है, संसद को भारत के अंदर पहले से मौजूद राज्य की सीमाएं, जैसे पहले कोई राज्य है उनकी सीमाएं चेंज कर सकता है, किसी को बढ़ा सकता है, किसी को घटा सकता है, उनके नाम बदल सकता है, या किसी नए राज्य का गठन भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 के अंदर लिखा हुआ है। और बाहरी हिस्से को मिलाकर उसको नया राज्य बनाना है तो वो अनुच्छेद 2 के अंदर है, और जो पहले से ही बना हुआ उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है या नया राज्य बनाना, वो अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। संविधान में जब भी राज्य शब्द आए, जैसे मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसका अर्थ इतना नहीं है कि राजस्थान, यूपी, बिहार, इसमें सरकार, संसद, सरकारी विभाग सब आते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों के लिए अनुच्छेद 36 के अंदर भी क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है नागरिकता से संबंधित। तो भाग 2 हो गया, अनुच्छेद 5 से 11 हो गया। जब हमारा संविधान बना तब एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यानी कि हमारी नागरिकता कैसी है? एकरी नागरिकता, एकल नागरिकता, केवल हम भारतीय हैं, किसी राज्य की अलग से नागरिकता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो अभी हमने देखा था कि भारतीय संविधान की नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, इंग्लैंड से। हमारी नागरिकता कैसी है? इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। और नागरिकता कौन से भाग में है? 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 1 के अंदर। दो निधियां होती है, एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि तो कौन से अनुच्छेद में होती है? 267 में, और संचित निधि 266 1 में। इनको देखते हैं। संचित निधि, देश की सरकार का सारा मुख्य खजाना इसमें होता है, संचित निधि में, जिसमें देश की सारी आमदनी, टैक्स, शुल्क जमा होती है। इसमें से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है संचित निधि से। लेकिन एक होती है आकस्मिक निधि, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। यह सरकार का इमरजेंसी फंड होता है, जिसका उपयोग अचानक आने वाली आपदाओं, जैसे कभी बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए या संकट के समय तुरंत खर्च करने के लिए किया जाता है। इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि संसद निधि में तो संसद की अनुमति से ही धन निकाला जाता है, और आकस्मिक निधि में इमरजेंसी में हम निकाल सकते हैं। और हमारा जैसे चाहे देश का राष्ट्रपति हो या आम सरकारी कर्मचारी हो, इन सबकी सैलरी, वेतन संचित निधि से ही आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 1 में है। हमारा क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आकस्मिक निधि हमने अभी देखी थी, अनुच्छेद 267 में है। और संचित निधि कौन सी है? 266 1 के अंदर उल्लेखित है। ये पूछे कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को या किसी भी कर्मचारी को वेतन किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से।
संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 के अंदर। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 के अंदर था, और 19(1) ऐप के अंदर था, पहले मौलिक अधिकार के अंदर। फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया था। अब क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक क्या बन गया? कानूनी अधिकार, और अनुच्छेद 301 के अंदर जोड़ दिया गया। भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। दो प्रकार के निर्वाचन है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन तो वो होता है जहां जनता खुद सीधे वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसे कि लोकसभा के सांसद का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में हम खुद क्या करते हैं? स्वयं वोट देते हैं। तो वो तो हो जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें हम स्वयं यानी 18 वर्ष से कोई भी व्यक्ति वयस्क मताधिकार है, वो डायरेक्ट जाके वोट देने का अधिकार है, जिसका वो वोट देता है वो हो जाता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट जनता चुनती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जहाँ जनता सीधे वोट नहीं देती, जैसे हम स्वयं वोट नहीं देते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे एमएलए हो गए, सांसद हो गए, वो आगे जाके किसी को वोट दे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने तो कभी वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए सांसद और एमएलए वोट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कि हम डायरेक्ट जनता स्वयं जिनका चुनाव करती है, निर्वाचन करती है, वोट देती है, वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जिनका हम हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो हो जाता है अप्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण का प्रावधान किया गया है? तो भाग 14(1) के अंदर अधिकरण का प्रावधान किया गया है। ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अधिकरण क्या होता है? जब आम लोक अदालतों पर काम बढ़ जाता है, तो खास मामलों जैसे नौकरी हो गया, टैक्स हो गया की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? अधिकरण। यानी अधिकरण क्या हो गया? स्पेशल कोर्ट। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14(a) जोड़ा गया था, अनुच्छेद 223(a) और 223(b) जोड़े गए थे, जिसमें अधिकरण संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? संसद को। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है वो देखते हैं पहले। भारत में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची के अंदर है 3 सूचियों का उल्लेख: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा विषय या कानून आ जाए जो तीनों सूचियों में लिखा न हो, तो उनके लिए क्या किया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 248 के अंदर उल्लेखित है। तो अवशिष्ट शक्तियां कौन बना सकती है? संसद। और अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? वे शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है, उनके अलावा किसी विषय पर कानून बनाना हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियां होती है अनुच्छेद 248 में। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 के अंदर है। अंतरराज्यीय परिषद क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए। लड़ाई किसके अंदर नहीं होती? लड़ाई सब में होती है। तो 2 राज्यों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, तो बातचीत के लिए कोई मीटिंग या परिषद बैठती है, उसे अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं। उसका उल्लेख है अनुच्छेद 263 के अंदर।
भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो भाग 13 के अंदर आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। भाग 13 के अनुसार आप पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना सामान भी बेच सकते हैं दूसरे राज्य के अंदर जाके। ये नहीं है कि आपके राजस्थान के मूल निवासी हो तो यूपी में जाके आप सामान नहीं बेच सकते, या आप यूपी में जाके व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। यानी कि आप पूरे इंडिया के अंदर आपको स्वतंत्रता है कि आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना सामान बेच सकते हैं। इसकी आपको आज़ादी दी गई है भाग 13 के अंदर, अनुच्छेद 301 से 307 तक।